हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 3 मार्च और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के इस सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि सेबी के नए चेयरपर्सन की अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। देन हम देखेंगे डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में। साथ ही देखेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अभी भारत से संबंधित एक रिपोर्ट को जारी किया है जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। देन हम देखेंगे आधार गवर्नेंस पोर्टल के बारे में, इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर का हाल ही में आयोजन किया गया ये देखेंगे। देन हम देखेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो होते हैं। फिर हम देखेंगे नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के बारे में। देन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में और लास्टली हम देखेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या जिसे हम सीबीएसई के नाम से जानते हैं उसके बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements regarding Securities and Exchange Board of India. यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द चेयरपर्सन ऑफ द सेबी। एंड सेकेंड, the SEBI chairperson is appointed for a tenure of up to 5 years or until the age of 65 years, whichever is earlier and is eligible for reappointment. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है सेबी से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। The SEBI chairperson is not appointed by the Reserve Bank of India. Rather, the appointment is made by the central government on the recommendations of the Financial Sector Regulatory Appointment Search Committee. और ये जो चेयरपर्सन होते हैं इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65 होता है, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, और इनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। अभी ये चर्चा में रहा बिकॉज तुहिन कांत पांडा को हाल ही में सेबी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। सेबी की बात करें तो ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, and it was established on 12th of April 1988 as an executive body and was given statutory power on 30th of January 1992 through the SEBI Act 1992। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about delimitation exercise। यहाँ पर जो परिसीमन अभ्यास होता है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड, द डिलिमिटेशन कमीशंस order have the force of law and cannot be questioned before any court. And third, the last delimitation exercise in India based on the 2001 census was completed in 2008। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं।
So the Union Home Minister has assured that no parliamentary constituencies in southern states will be reduced as a result of the proposed delimitation exercise in response to concerns raised by the Tamil Nadu Chief Minister. So the delimitation exercise is conducted by the Delimitation Commission, an independent body, not the Election Commission of India. बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रिपोर्ट इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम becoming a high income economy in a generation is released by। सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत देश आर्थिक ज्ञापन एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना, यह रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आपको बताना है इस रिपोर्ट को किस संस्था ने जारी किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस रिपोर्ट को जारी किया है विश्व बैंक ने। आप देख सकते हैं, A new India country economic memorandum titled Becoming a High Income Economy in a Generation by the World Bank notes that India will need to grow by 7.8% on average over the next 22 years to achieve the country's aspirations of reaching high income status by 2047. So, recognizing India's fast pace of growth averaging 6.3% between 2000 and 2024, the report notes that India's past achievements provide the foundation for its future ambitions. So, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। And the World Bank is the collective name of the International Bank of Reconstruction and Development and International Development Association. So, two of the five international organizations owned by the World Bank Group, और इसको establish किया गया along with the IMF at the 1944 Bretton Woods Conference. So, आपने देखा कि इसको establish किया गया 1944 में, और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय पांगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the new portal launched by the Ministry of Electronics and Information Technology to streamline Aadhaar authentication approvals? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आधार प्रमाणीकरण अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं आधार कनेक्ट, आधार गवर्नेंस पोर्टल, UIDAI डिजिटल पोर्टल या फिर MEITY गॉव हब, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो आपको बताना है कि माइटी ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है आधार गवर्नेंस पोर्टल। आप देख सकते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड द आधार गवर्नेंस पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन आधार ऑथेंटिकेशन अप्रूवल्स। So this portal aims to simplify the approval process for Aadhaar authentication request for both government and private entities. And this portal was launched following amendments to the Aadhaar Authentication for Good Governance Rules 2025 under the Aadhaar Act of 2016.
So it enables the use of Aadhaar authentication for public services like healthcare, education, e-commerce, and hospitality. And the platform provides step-by-step guidance for Aadhaar authentication approval and onboarding. सो आधार ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है टू वेरीफाई अ पर्सन्स आइडेंटिटी यूजिंग आधार बेस्ड बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा। यूआईडीएआई की बात करें जिसे हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो इसको स्टैब्लिश किया गया अंडर द आधार एक्ट 2016 and it is responsible for issuing Aadhaar numbers and managing authentication services. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इदुकी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्थित है केरला में। आप देख सकते हैं A 3-day off-season faunal survey in Idukki Wildlife Sanctuary recorded 14 new bird species, 15 butterflies, and 18 odorants. So, Idukki Wildlife Sanctuary was established in 1976 and is located in Thodupuja and Udambachola Taluka of Idukki district, Kerala. So, it spans 77 square kilometers of the forest surrounding the Idukki Arc Dam. The terrain includes steep mountains, valleys, and hills with altitudes ranging from 450 to 1272 meter. Vanjur Medu is the highest peak at the 1272 meter. The Periyar Cheruthonia rivers flows through the sanctuary, which includes 33 square kilometer water body of the Idukki reservoir. हाल ही में इदुकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर फॉनल सर्वे कराया गया था जिसमें बर्ड और बटरफ्लाइज की कुछ नई स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया, इस वजह से ये काफी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज्ड? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर जो 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका आयोजन किया गया ओडिशा में। आप देख सकते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा inaugurated the 9th National Summit on Good and Replicable Practices and Innovation in Public Health Care in Puri, Odisha on 28th of February 2025. So Odisha's Chief Minister Mohan Charan Manji and other dignitaries attended the event. And the 2-day summit allows states and union territories to showcase best practices and innovations in public health care. So participants share knowledge and learn from others' experiences in tackling public health challenges. So आप ध्यान रखेंगे कि 28 फरवरी को जो ओडिशा में आयोजित किया गया ये 9th एडिशन रहा है नेशनल समिट ऑन गुड एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड पब्लिक हेल्थ केयर पर आधारित। इससे पहले जो 8th समिट थी उसका आयोजन किया गया था गुजरात में मई 2022 में। एंड द नेशनल हेल्थ मिशन अंडर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस द इवेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। सो यहाँ पर
एकलव्य मॉडल आवासीय जो विद्यालय हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दीज स्कूल्स आर फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एम्स टू ऑफर क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट इन रिमोट एरियाज। एंड सेकेंड, these schools are funded through public-private partnership. And third, the scheme was launched under the National Education Policy 2020. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल्स होते हैं इनसे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं EMRSS are designed to provide high quality education to ST students in remote tribal areas, enabling them to access opportunities at par with the general population. The scheme focuses on bridging the educational gap and promoting holistic development. The EMRSS are fully funded by the central government under the Ministry of Tribal Affairs with additional support from state governments. And the funding is provided through grants under the Article 275, Clause 1 of the Constitution, and the EMRS scheme was introduced in 1997-98 as a flagship initiative of the Ministry of Tribal Affairs. आप ध्यान रखेंगे इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है 1997-98 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the National Natural Farming Mission, consider the following statements. यहाँ पर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इनकरेजेस केमिकल फ्री एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। एंड सेकेंड, it aims to upscale the vertical farming to promote natural farming practices nationwide. And third, a 5-kilometer wide belt along the Ganga River has been prioritized under the NMNF for promoting natural farming practices. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है नेचुरल फार्मिंग मिशन से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं NMNF promotes natural farming, which is a chemical-free and sustainable agricultural practice based on locally available resources, livestock integration, and traditional methods. National Natural Farming Mission has prioritized areas within a 5-kilometer corridor along the Ganga River under the Namami Gange scheme for promoting natural farming. And it focuses on natural farming practices like biomass recycling, use of cow dung, urine formulations, and multi-cropping systems. It does not specifically aim to promote vertical farming. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements with respect to the Animal Welfare Board of India. यहाँ पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। एंड सेकेंड, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
And third, the board comprises 28 members, each serving a term of 3 years. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वो है फर्स्ट और थर्ड। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। So it is a statutory body set up in 1962 in accordance with the section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. And it was started under the stewardship of the late Srimati Rukmini Devi Arundale, a well-known humanitarian. So the mandate of the board is to promote animal welfare in general and to protect animal from being subjected to unnecessary pain or suffering in particular. So this board advises state and central governments on the issues related to animal welfare, including cruelty meted out to animals. So अभी ये चर्चा में इसलिए रहा because the central government plans to change the animal welfare board's old guidelines to make them more relevant in current scenario as well as ensure their effective implementation as part of efforts to prevent cruelty towards animals. सो इसकी जो पुरानी गाइडलाइंस है उनमें कुछ चेंज करना चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये अभी काफी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। From which year will the Central Board of Secondary Education start conducting Class 10 board exams twice a year as per the approved draft norms? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अनुमोदित मसौदा मापदंडों के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित करना शुरू करेगा। आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2026, 2027 या फिर 2028। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये शुरू किया जाएगा 2026 से। आप देख सकते हैं CBSE plans to conduct class 10th board exams twice a year from 2026 to help students improve performance, aligning with the National Education Policy 2020 recommendations. So the proposal was discussed with the Education Ministry and a draft policy has been uploaded on CBSE's website for stakeholders' feedback. Stakeholders must submit feedback by March 9, 2025, after which the policy will be finalized. So in 2026, exams will be conducted in two phases, February 17th to March 6th and May 5th to 20th, spanning 34 days. Science, social science, mathematics, Hindi, and English exams will be conducted on fixed days, while regional and foreign languages will be conducted on a single day. सो CBSE की बात करें, जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं, ये एक नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1929 में बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। द बोर्ड वाज एन एक्सपेरिमेंट टुवर्ड्स इंटर स्टेट इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन इन द स्पेयर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और वर्तमान समय में CBSE के चेयरपर्सन हैं राहुल सिंह और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।